तो हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सो अभी हम लोग आ चुके हैं अपने काइनेमेटिक्स के लास्ट लेक्चर पे, लेक्चर नंबर 16। तो काइनेमेटिक्स आपका ओवरऑल इन हो चुका है, कुछ बचा नहीं है। बस हम अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे, मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे, लाइक जो एक्स्ट्रा टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं, कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स देखेंगे इन्होंने के। और ऐसा नहीं कि पूरे काइनेमेटिक्स का देखेंगे, क्योंकि जो अच्छे प्रॉब्लम्स मैंने लेक्चर में लिए हुए हैं, जो पिछले के 3 टॉपिक्स हैं, लेट्स से रिवर बोट प्रॉब्लम, विंड प्रॉब्लम, है ना, एंड अम्ब्रेला का जो प्रॉब्लम, रेनमैन प्रॉब्लम, ये सब जो प्रॉब्लम्स थे, इनमें हम लोग बेसिक बेसिक क्वेश्चन मेंस के दे गए थे। कुछ इरोडो का मतलब रिलेटिव पे बेस्ड कुछ इरोडो का भी क्वेश्चन देखेंगे अच्छे खासे, तो उन पे बेस्ड लेने वाले। बाकी जो पिछले टॉपिक के जो क्वेश्चन है, उन पे तो मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेक्चर में ले रखे, तो उनको कोई अलग से लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद एक सेक्शन अगर रखना होगा तो एडवांस के क्वेश्चंस जो वाईक्यूज, उनका सोल्यूशन पे मैं रख दूंगा, ताकि आपको होमवर्क पे प्रैक्टिस हो जाए, एक होमवर्क बेसिस पे, अगर आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो कहीं पे। अ, ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो आपको याद होगा, जो मैंने लेक्चर में क्वेश्चन अभी इरोडो का बोला भी था आपको, मैं लिखवा रहा था जिस टाइम में, मैं बाद में उसको रीच कर दिया था आपको, बस हिंट रहे कि उस टाइम में क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, तो वैसे वैसे ही क्वेश्चन लेंगे आगे। जो मैं पहले से छोड़ रखा हूँ, बीच में मैंने उसको नहीं लिया ना कि कब एक्सीडेंट टफ हो जाएगा। जस्ट एक सेकेंड। हेलो। ओके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। लेट्स से हमारा वर्किंग। व्हाट्स हैपनिंग हियर? ओके, नाउ आई थिंक गुड। तो ठीक है, एग्जाम्पल है वही वाला। अब देखिए, सिंपल आप इस क्वेश्चन खुद से ट्राई कर सकते हैं, कि मैंने कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ाना है, बस क्वेश्चन है वो समझाने के लिए मैं वही बताऊंगा, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं बचा है जिसको आपको अलग से पढ़ाना है। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन को खुद से ट्राई कर सकते हैं, जो मैं क्वेश्चन दूंगा। तो ये एक इरोडो का क्वेश्चन, इसको लिख लीजिए, इससे सॉल्व करते हैं इसको। तो ये रिलेटिव पे बेस्ड है। अ बोट क्रॉसेस फ्लोट, कोई रिवर बोट प्रॉब्लम पे, फ्लोट डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम आपको पता होगा इतना तो, डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम, ये आपने क्लास 10 में भी पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, प्रॉब्लम में अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, ये सब क्या होते हैं। अपस्ट्रीम का मतलब होता है कि जब हम, लेट से कोई रेन हो रही है या फिर रिवर है, जब हम लोग उसके अपोजिट जा रहे हैं अपस्ट्रीम, लेट से रेन आपकी डाउन हो रही है, हम उसके ऊपर जा रहे हैं, रेन रेन अपोज कर रहे हैं। रिवर लेफ्ट में जा रही है, हम राइट में जा रहे हैं, हम उसको अपोज कर रहे हैं। स्ट्रीम अप अप हो रहे हैं, ठीक है। अगर हम उसके साथ जा रहे हैं, उसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। डाउन स्ट्रीम मतलब अगर रेन भी नीचे आ रही है, उसके साथ कुछ पार्टिकल्स नीचे आ रहे हैं, तो डाउन स्ट्रीम। अगर रिवर लेफ्ट में जा रही है, हम भी लेफ्ट जा रहे हैं, डाउन स्ट्रीम है। साथ में चलने के लिए डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, अपोजिशन में चलने के लिए स्ट्रीम बोलते हैं। लाइक जब भी आप कंडीशंस का अपोजिशन करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो आप क्या उठते हैं, आपका लेवल आपका ऊपर उठता है। वो क्वेश्चंस नहीं समझ आ रहे हैं, आपको प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक पोज कर रहे हैं ना, मोशन का हाल है कि, तो रिजिडिटी क्या है, अभी वो कुछ नहीं आता, सिंपल बैठ जाइए, रिजिडिटी यही है कि आपको कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर इसके अपोजिट में क्या करें, आप हार्ड वर्क करें, क्वेश्चन को लगाएं, ट्राई करें, प्रैक्टिस करें, तो कहीं ना कहीं आप अपोज कर रहे हैं उस रिजिडिटी का, उस मोशन का, उसका लेवल होता रहेगा। आप ऐसे भी रेट कर सकते हैं। सिंपल ज्यादा ही हो गया, कोई ना। फ्लोट डाउनस्ट्रीम after, let's say, 1 hour. This event, it turns back, और आप इसको यू टर्न भी बोल सकते हैं। लाइक कोई बोट है, वो पहले क्रॉस करी फ्लोट को, देन 1 घंटे बाद वो रिटर्न यू टर्न मार के घूम गई ना, उसको वापस क्रॉस करने के लिए यू टर्न भी बोल लीजिए इसको। एंड आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम अगेन क्रॉसेस फ्लोट। तो मतलब लकड़ी का बोटा, कुछ लकड़ी के ब्लॉक्स, ब्लॉक मान लीजिए, कोई जो तैर रहा हो, स्विम कर रहा हो पानी में, ठीक है। फ्लोट at a distance of 6 kilometer from the first crossing, to at a distance of 6 kilometer from the first crossing। आप वेलोसिटी आई थिंक पूछा गया था, फाइंड वेलोसिटी।
वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए, बढ़िया। इरोडो का प्रॉब्लम है, इरोडो का क्वेश्चन है ये। तो मतलब आसान भी नहीं है, तो उतना उतना भी टफ नहीं है। आप ढंग से सोचे ना, अगर अगर वो मेरा लेक्चर का एक याद हो कि जब भी हमें चीजें कॉम्प्लेक्स दिखती है ग्राउंड फ्रेम में, तब क्या करते हैं, किसी एक फ्रेम पे बैठ जाते हैं। सेम वही काम करना है, आप किसी एक फ्रेम पे बैठ जाइए, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं स्टार्ट कर, एक बार पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करिए, देन मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, इसका सोल्यूशन, ठीक है। तो मैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। सोल्यूशन देखिए, पहले समझते हैं हो क्या रहा है। आपके पास मतलब ऐसा रिवर है, ठीक है। रिवर में लेट्स से यहाँ पे इनिशियल पॉइंट है, ये क्या है, इनिशियल पॉइंट। मैं इसको बोल देता हूँ इनिशियल पॉइंट, जहां से कंडीशन स्टार्ट हो रहा है। क्या कंडीशन स्टार्ट, अ बोट क्रॉसेस अ फ्लोट। तो यहाँ पे लेट्स से क्या है, एक फ्लोट है, मतलब ब्लॉक है, कोई लकड़ी का टुकड़ा है समझ लीजिए, और यहाँ पे लेट्स से एक बोट है, ठीक है। ये क्योंकि रिवर है, तो रिवर के पास कुछ ना कुछ क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ रिवर होगी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिवर है। बोला है जो बोट है इसको क्रॉस कर रहा है, जिस समय क्रॉस कर रहा है, मेरा क्वेश्चन वहां से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा इनिशियल फेज, इनिशियल स्टेट कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, जिस समय क्रॉस कर रहा है। क्रॉस करने को बोला कि बोट और फ्लोट एक एक तरफ होंगे, एक ही जगह होंगे, मतलब एक ही साइड बाय साइड होंगे, ठीक है। डाउन स्ट्रीम आफ्टर 1 आवर दिस इवेंट टर्न्स बैक। अच्छा, बोला है बोट क्रॉस कर रहा है, मतलब कि बोट की स्पीड ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है, बोट की स्पीड रिवर की स्पीड से तो ज्यादा ही होगी ना, वो फ्लोट थोड़ी कर रहा है। बोट अपने इंजन की स्पीड से चल रहा है, मतलब अपने इंजन का पावर भी लगा रहा है ना एडिशनली एक्स्ट्रा। तो बोट यहाँ पे लेट से चल रहा है, तो यहाँ पे फ्लोट भी चल रहा है। फ्लोट के पास वेलोसिटी क्या होगी, फ्लोट के पास क्या वेलोसिटी ऑफ रिवर होगी, फ्लोट के पास वेलोसिटी ऑफ रिवर होगी, बोट के पास होगी वेलोसिटी ऑफ बोट। ये वेलोसिटी ऑफ बोट क्या होगी, जो इंजन स्पीड प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। मैंने आपको बहुत पहले बता रखा है, एक्चुअल वेलोसिटी है वो क्या होगी, बोट अगर मैं लिखूं वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो यहां से क्या बोलता हूँ, वेलोसिटी ऑफ बोट इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। यही तो था, मैंने बोला था इंजन स्पीड, या फिर वेलोसिटी इन स्टिल वाटर, या फिर कैपेबिलिटी ऑफ लाइक स्विम, यही सब तो है। वो तो वेलोसिटी ऑफ जो बोट है, एक्चुअल वेलोसिटी जो मुझे ग्राउंड में दिख रही है। कोई बंदा बाहर बैठा तो उसे क्या दिखेगा, कि जो फ्लोट है, आपने देखा होगा कई बार ना, नदी में कुछ भी चीजें तैर रही होती हैं, जा रही होती है, तो क्या वो, उसके पास कोई इंजन स्पीड, उसके पास कोई कैपेबिलिटी है, नहीं। हम कोई ऑब्जेक्ट फेंक देते हैं, कोई पेपर, कोई बॉल प्लास्टिक की, तो वो क्या होती है, बॉल रिवर के साथ चल रही होती है, क्यों, क्योंकि रिवर के पास स्पीड है, उतनी स्पीड उसकी बॉल के पास है। तो वही चीज है, फ्लोट के पास वीआर की स्पीड है, जो रिवर की स्पीड है। बोट के पास एक्चुअल स्पीड जो इंजन स्पीड प्लस रिवर स्पीड है। अभी इनिशियल ये क्या है, डाउन स्ट्रीम, मुझसे बोला डाउन स्ट्रीम, इतना मैं ऐसा बना रहा हूँ, क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए बोला है, पहली जब एक क्रॉसिंग है डाउन स्ट्रीम है, तो डाउन स्ट्रीम है, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, जिधर रिवर है उधर ही वेलोसिटी ऑफ बोट भी है, उधर ही वेलोसिटी ऑफ फ्लोट भी है, ठीक है। दोनों डाउन स्ट्रीम, दोनों साथ में चल रहे हैं। अब इन्होंने बोला कि 1 घंटे बाद, मतलब 1 आवर बाद क्या होगा, 1 आवर बाद आपका फ्लोट भी यहां से निकल, क्योंकि फ्लोट के पास भी वेलोसिटी है, तो 1 घंटे में वो भी ट्रेवल कर लेगा। 1 घंटे में कहाँ ट्रेवल करेगा, 1 घंटे में लेट्स से यहाँ आ चुका होगा, 1 घंटे में यहाँ आ चुका होगा। लेकिन आपके पास बोट के पास ज्यादा वेलोसिटी है, तो 1 घंटे में कहीं दूर आ चुका होगा, 1 घंटे में यहाँ पे लेट्स से आपके पास बोट आ चुका है 1 आवर में। तो ये कब है, ये है टाइम टी इज इक्वल टू 0, यहाँ पे इनिशियल कंडीशन पे, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टाइम टी इज इक्वल टू 1 आवर, ठीक है। टाइम टी इज इक्वल टू 1 आवर आ चुका है, तो 1 आवर पे जो कंडीशन है वो ये वाली कंडीशन है, ठीक है। ये 1 आवर पे कंडीशन है कि आपका फ्लोट यहाँ पे है, बोट यहाँ पे। इन्होंने बोला दिस डाउन स्ट्रीम आफ्टर 1 आवर दिस इवेंट इट टर्न्स बैक और यू टर्न, 1 घंटे बाद ये घूम गया, मतलब 1 घंटा हो चुका है, अब यहाँ से घूम जाएगा, कि बोट जो भी इधर जा रही थी अब ये इस तरफ चलेगी। इस तरफ चलने का क्या मतलब है, कि वो अपनी इंजन स्पीड उसने रिवर्स कर ली, यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन उसने रिवर्स कर लिया। भी इंजन स्पीड तो इधर होगी, और इंजन स्पीड तो इधर होगी, पर वेलोसिटी ऑफ रिवर अभी भी उल्टा है, मतलब कि यहाँ पे केस चेंज हो गया, अभी तक डाउन स्ट्रीम था, स्ट्रीम आ चुका है। ये लॉजिकल आपको खुद से सोचना है। अब डाउन स्ट्रीम नहीं है, अब अप स्ट्रीम है। कैसे अप स्ट्रीम है, वेलोसिटी ऑफ रिवर किसी तरफ है, बट ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, दोनों का एडिशनल जो होगा, ये होगा एक्चुअल में नेट वेलोसिटी ऑफ बोट। तो मैं नेट वेलोसिटी ऑफ बोट ना लेट्स से ब्लू पेन से लिखता हूँ, ये एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट है, जो कि हम ग्राउंड फ्रेम में दिखेगी। ये जो वीबीआर आपको नहीं दिखेगी, वीआर आपको नहीं दिखेगी, वीपी दिखेगी, जो एक्चुअल बोट जिस वेलोसिटी से चल रही है। और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रिवर जिससे चल रही है, उससे आपका फ्लोट तो चल ही रहा है। अब क्या होगा, ये तो 1 घंटे में था। अब अगले देखिए, यहाँ पे आगे बोला है आफ्टर सम टाइम, मतलब कुछ देर बाद क्या होगा, फ्लोट तो अभी भी आगे यहाँ पे चलेगा,
और वेलोसिटी ऑफ बोट आपको इधर आ रहा होगा, तो क्या बीच में कोई एक ऐसा इंस्टेंट होगा जहां पे फ्लोट इधर जा रहा होगा और आपका बोट इधर जा रहा होगा, फिर से क्रॉस करेंगे एक दूसरे को? हाँ, फिर से तो क्रॉस करेंगे भैया। तो अब देखिए उन्होंने बोला है कि टाइम अगेन क्रॉसेस फ्लोट एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर फ्रॉम द फर्स्ट क्रॉसिंग, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रिवर। मतलब कि जो इनिशियल पॉइंट था, यहां से ये 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है जहां पे ये दोबारा क्रॉस करे हैं। अगर आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ आया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं समझ आया तो एक बार इसको बैक करके फिर से देखिए, मैं फिर से इसको रिपीट नहीं कर पाऊंगा, बहुत ज्यादा टाइम हो गया, 10 मिनट इसी में लग गए क्वेश्चन समझाने में। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। पहले ऐसा समझिए कि आपका 1 घंटे तक पूरा सिस्टम, मतलब पहले तो उसने क्रॉस करा, 1 घंटे तक चला, 1 घंटे के बाद का बोट रिवर्स हो गया। तो बोट रिवर्स हुआ मतलब कि उसने इंजन स्पीड अपनी रिवर्स करी, इंजन स्पीड रिवर्स करी, पर रिवर की स्पीड थोड़ी रिवर्स कर दी, रिवर्स रिवर तो अभी भी राइट में ही जा रही है। अभी क्या हो रहा है इफेक्टिवली, अगर आप देखें तो वेलोसिटी ऑफ बोट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, जबकि लेफ्ट में है बट वेलोसिटी ऑफ रिवर राइट में ही है, तो इफेक्टिवली लेफ्ट में आना है, बट अभी वेलोसिटी घट चुकी होगी, पहले वेलोसिटी ज्यादा थी। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें सिर्फ निकालना है क्रॉसिंग फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द रिवर। जरा इस पार्ट को देखिए, ये मैंने जो भी फिगर बनाया सब ग्राउंड फ्रेम में है, वो कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड लगना भी चाहिए, ये ग्राउंड फ्रेम का फिगर है। ग्राउंड फ्रेम में कुछ समझ नहीं आ रहा ना, मतलब 1 आवर तक तो केस समझ आया, 1 आवर के बाद आगे गया, फिर यार जहाँ पे क्रॉस करा 6 किलोमीटर है, कुछ रिलेशन नहीं मिल पा रहा है ना। अब जरा ये आप समझिए, आपको टाइम के बीच कुछ रिलेशन मिल रहा है, लाइक 1 आवर तो यहाँ तक था, अगर मैं इसको एक पेन से बनाऊं, लेट से इस पेन से, तो यहां से अगर मैं सिर्फ की बात करूं, जो यहां से यहां गया है, इसको टाइम लगा है इक्वल्स 1 आवर, और जब ये बोट क्रॉस कर चुकी है, ये बोट क्रॉस कर, जब ये दोबारा क्रॉस करेगी यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो यहां पे टाइम लगा है टी इक्वल्स टू लेट से टी नॉट। इसने बोला है आफ्टर सम टाइम क्रॉस करेगा, तो टी इक्वल्स टू टी नॉट बाद क्रॉस करेगा, ऐसा आप समझ लीजिए। तो अब टी नॉट में हमें कुछ रिलेशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा। कैसे दिखेगा ग्राउंड फ्रेम में? जरा एक फ्रेम में बैठिए, अभी समझ आ जाएगा। अगर आप किसी एक फ्रेम में बैठ जाएं तो पूरा ही क्वेश्चन आसान हो जाएगा। कैसे? जस्ट आपको क्या करना है, लेट से आप फ्लोट पे बैठ जाइए। फ्लोट पे बैठने का फायदा क्या होगा कि वेलोसिटी ऑफ रिवर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फ्लोट है ना। फ्लोट पे जैसे ही बैठूंगा मुझे बोट की इंजन स्पीड दिखेगी, एक्चुअल इंजन स्पीड दिखेगी। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं पहले फ्लोट पे बैठने का ट्राई करता हूं, ठीक है। देखिए इनिशियली क्या, ये पॉइंट है इनिशियल, इनिशियल मेरा फ्लोट यहाँ पे है और बोट यहाँ पे, ठीक है, इनिशियली यही कंडीशन है, ये इनिशियल। मैं क्या करा, मैं इसी पे बैठ गया, फ्लोट पे। अब मैं फ्लोट पे बैठ गया तो मुझे क्या दिखेगा, मुझे जो वेलोसिटी ऑफ बोट है वो सिंपल आगे जाता हुआ दिखेगा। इसके पास स्पीड क्या होगी मेरे रेस्पेक्ट में, क्योंकि मैं देख रहा हूं, ये देखा ये किसके फ्रेम में है, लेट से हम क्या, एट अ फ्लोट फ्रेम, फ्रॉम फ्लोट फ्रेम, ऐसा डायग्राम लिखते हैं, फ्रॉम फ्लोट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर दिया, जो मैं ग्राउंड से देख रहा था अब मैं फ्लोट की फ्रेम में बैठ के देख रहा हूं। तो मुझे क्या दिखेगा, जो यहाँ पे भी वीबी दिख रहा था अभी वीबी नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें डाउन स्ट्रीम के लिए क्या था, दिखाता हूं मैं आपको, वेलोसिटी ऑफ बोट एक्चुअल में क्या थी, Just एक सेकंड, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था, ये ठीक है। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि अगर मैं फ्लोट पे ही बैठ जाऊं, अब देखिए डाउन स्ट्रीम के लिए, डाउन स्ट्रीम के लिए क्या था, वेलोसिटी ऑफ बोट एक्चुअल क्या थी, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ बोट, या फिर मैं इसको इंजन स्पीड भी बोल सकता हूँ ना, इसको इंजन स्पीड भी बोल सकता हूँ, जो कि दोनों ही राइट में है, क्योंकि दोनों ही राइट में तो क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। बट वेलोसिटी ऑफ फ्लोट क्या है, क्या वही वेलोसिटी ऑफ रिवर के बराबर है, सॉरी यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रिवर है, क्या ये भी वेलोसिटी ऑफ रिवर है, हाँ ये भी वेलोसिटी ऑफ रिवर है। अगर मैं अगर मैं यहां से लिखूं वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू फ्लोट, फ्लोट के लिए क्या दिखेगा, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ फ्लोट, जरा कर लीजिए, तो फ्लोट माइनस करेंगे वी आर से कट जाएगा, यानी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू फ्लोट इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ऑब्वियस है, तो लिखना भी नहीं चाहिए क्योंकि फ्लोट के पास वही वेलोसिटी जो रिवर के पास वेलोसिटी है, तो इसके पास वही दिखेगा, ठीक है। अब इसके लिए क्या है, अभी सिंपल ऐसा केस हो गया कि ये वाली बोट 1 आवर तक जाएगी, क्योंकि फ्रेम चेंज किया, टाइम तो इंडिपेंडेंट है अभी भी, 1 आवर तक जाएगी, यानी टी इक्वल्स टू 1 आवर तक।
ये मूव करती रही, t इज टू 1 आवर तक ये मूव करेगी यहां तक, जब तक ये घूमेगी नहीं तक ये 1 आवर तक ये चलेगी। ये 1 आवर लिखना है मुझे, 1 आवर तक ये चलेगी, ठीक है। चली, अब क्या होगा, आते समय भी अब आपको लगेगा आते समय इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, नहीं, ग्राउंड फ्रेम में प्रॉब्लम हो रही थी। ग्राउंड फ्रेम में क्यों प्रॉब्लम हो रही थी? ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी ऑफ जो इंजन की स्पीड है उसमें वीआर जुड़ रहा था बोट के लिए। एक्चुअल बोट की स्पीड क्या आ रही थी? इंजन स्पीड प्लस रिवर की स्पीड। आते वक्त जब दोबारा वो क्रॉस कर रहा था 1 घंटे बाद, तो जो एक्चुअल बोट की स्पीड थी इंजन स्पीड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर थी, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रिवर उसका अपोज कर रहा है और इंजन स्पीड पीछे है, रिवर आगे है। बट अगर मैं एक फ्रेम में बैठ गया, मैं रिवर के फ्रेम में बोलूं या फ्लोट के फ्रेम में बोलूं, बैठने पे क्या हुआ, हर बार मुझे वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर ही दिखेगा, यानी कि इंजन स्पीड ही दिखेगी। तो मुझे दोनों ही वेलोसिटी अच्छे से क्लियर है, टाइम तो ऑटोमेटिक निकल आएगा ना, क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा। क्यों? अब अगर मैं आपको ये भी ड्राइव करके दिखाना, अब मैं डाउन स्ट्रीम की बात करता हूँ। डाउन स्ट्रीम की कहने का कोई मतलब ही नहीं है ना कि मैं खुद इस फ्रेम में बैठ चुका हूँ। तो अगर अभी भी मैं लिखूं, अभी भी यहाँ पे क्या है, मैं आपके लिए फिर भी कर देता हूँ। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इस तरफ है, वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ रिवर इस तरफ है, और इसका भी वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ फ्लोट इस तरफ है। तो फिर से वही कि अगर मैं सेकंड केस के लिए, फॉर केस 2, ये केस 1 है, फॉर केस 2 मैं यहाँ पे लिखती है, ऐसे बनाता नहीं क्योंकि मैं इनको लिस्ट पे मान रखा हूँ अभी। ये लिस्ट में है मेरा। तो अगर केस 2 के लिए बोलूं, केस 2 के लिए क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट क्या आएगी बताइए? वो आएगी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर जो भी है, माइनस टाइम, क्योंकि मैं पीछे इस बार पीछे पॉजिटिव मान रहा हूँ, ठीक है, माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ रिवर। वेलोसिटी ऑफ रिवर इस बार आगे हो गई। केस 2 के लिए मैं लेफ्ट साइड पॉजिटिव मार रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है, ऐसा समझ लीजिए, या फिर आप कुछ भी कर लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके लिए ना मैं इसको ही करता हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे कि इसे साइन क्यों चेंज करें। मैं लेट से अभी आगे ही पॉजिटिव बोला, तो क्या बोलूंगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। अरे इसको लिखने की जरूरत ही नहीं, वैसे वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर जो है वो तो वही रहेगी ना, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, यानी इंजन स्पीड प्लस ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ फ्लोट क्या है? वेलोसिटी ऑफ फ्लोट अभी भी वेलोसिटी ऑफ रिवर के बराबर है, तो ये सेम स्टेटमेंट फिर से आ जाएगा। और अगर आप पीछे को मान रहे हैं कि ठीक है मैं इधर वाला मान रहा हूँ, नेगेटिव मानिए, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर अभी पीछे है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू फ्लोट सेकंड केस में भी नेगेटिव ही आएगा। इसलिए मैं इसको नेगेटिव नहीं मान रहा, कि एक्चुअल में तो मैं इंजन स्पीड बोल रहा हूँ ना, इंजन स्पीड जो भी है उसको मान लिया, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर जो कुछ भी है वो नेगेटिव है, पॉजिटिव समझिए, नेगेटिव क्वांटिटी होगी तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी पॉजिटिव होगा, उसमें मुझे फर्क थोड़ी पड़ता है कोई। तो अभी भी तो सेम स्टेटमेंट है, तो ये तो अभी भी सेम ही आएगा, वेलोसिटी बोट विद रिस्पेक्ट टू फ्लोट इज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। मतलब कि दोनों ही केस के लिए आपको क्या दिखेगा, एक्चुअल में आपको वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि जो इसका अपोज कर रहा है रिवर, जब इसके फ्रेम में देखूंगा जिसके पास वेलोसिटी इधर है, इसका उल्टा करके इसमें जोड़ दूंगा तो ये दोनों क्वांटिटी कट जाएंगी ना इसके फ्रेम में, इसलिए मैं बोला फ्लोट के फ्रेम में देखिए। तो जो एक्चुअल में मुझे दिखेगा वो मुझे वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर दिखेगा। क्या जाते वक्त भी सेम था, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, विद रिस्पेक्ट टू रिवर इसको इंजन स्पीड बोल लीजिए, सिंपल सिंपल इंजन स्पीड। और यहाँ पे भी आपको क्या दिखेगा, इंजन स्पीड, जो उसकी इंजन की स्पीड है वो वही दिखेगी कांस्टेंट। तो मुझे एक बात बताइए, मेरा ब्लॉक तो भी फिक्स्ड है, अगर इसको अगेन से क्रॉस करना है तो क्या मेरे बोट को यहाँ पे आना पड़ेगा? क्या मेरे बोट को यहाँ पे आना पड़ेगा तभी तो क्रॉस करेगा? तो मतलब जो दोनों टाइम ऑफ क्रॉसिंग है वो इक्वल है। जो इसने बोला था क्वेश्चन में कि पहले तो बोला कि ये फ्लो बोट जब क्रॉस करता है 1 घंटे बाद ये यू टर्न लेता है, फिर आफ्टर सम टाइम अगेन क्रॉसेस फ्लोट, कुछ समय बाद वो क्रॉस कर रहा है, वो कुछ समय कितना है, 1 आवर ही है। ये पढ़ने में नहीं समझ आया ना, बट थियोरेटिकली जब मैं इसको करके देखा तो आपको समझ आना चाहिए। अब तो ये बात समझ आ गई कि इंजन की स्पीड क्या है, हर टाइम पे फिक्स्ड है। जब मैं फ्लोट के फ्रेम में गया तो मुझे दोनों ही टाइम पे इंजन स्पीड ही मिलेगी। तो डिस्टेंस तो फिक्स्ड है, 1 घंटे में वो जितना आगे चला है, तो अगर उसको वापस से क्रॉस करना है तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी ना। तो डिस्टेंस भी सेम है, इंजन स्पीड भी सेम है, टाइम भी तो अभी भी सेम लगेगा। अगले 1 आवर उसको बैक आने के लिए, दोबारा क्रॉस करने के लिए 1 आवर का टाइम देना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है कि जो टी बराबर टी नॉट मैंने निकाला है, मैं यहाँ पे बोल सकता हूं कि जो टी बराबर टी नॉट मैं बोल रहा हूं, ये भी बराबर है। अब आपको जब दोनों मैंने टाइम बता दिया तो क्वेश्चन में क्या बचा, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन पूछता है फ्लोट एट डिस्टेंस 6 किलोमीटर फ्रॉम द फर्स्ट क्रॉसिंग, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द रिवर। वेलोसिटी ऑफ रिवर बतानी है, खत्म, क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। वेलोसिटी ऑफ द रिवर कैसे नहीं मिलेगी? ये बोला है 6 किलोमीटर, ये बोला है 6 किलोमीटर है ना, तो यहां से अगर 6 किलोमीटर है
मुझे एक बात बताइए, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। मुझे एक बात बताइए, ये जो 6 किलोमीटर डिस्टेंस है, क्या आपको एक बात समझ आ रही है ये क्या है? कि इनिशियल पॉइंट तो ये था और जहां पे ये मिल रहे हैं वो फाइनल पॉइंट है। इनिशियल से फाइनल पॉइंट की टोटल टाइम कितना लगा? टोटल टाइम की अगर मैं बात करूं, अगर मैं टोटल टाइम की बात करूं तो कितना है? 1 आवर प्लस टी नॉट। 1 आवर प्लस टी नॉट है ना टोटल टाइम। टोटल टाइम 1 आवर प्लस टी नॉट है। तो जो 6 किलोमीटर है वो क्या है? इनिशियल पॉइंट जहां से क्रॉस करना स्टार्ट करा और जब तक दोबारा क्रॉस नहीं कर लिया, मतलब 1 आवर प्लस टी नॉट, इतने टाइम तक ये पूरा गैप, इतने में ही तो वी आर में चला। ये जो भी वेलोसिटी ऑफ फ्लोट है ये तब तक चलता ही रहा। वेलोसिटी ऑफ लिविंग तो रुक नहीं गई ना, हमेशा चलती ही रहेगी कांस्टेंट से। 1 घंटे तक भी चलती रही तो 1 घंटे तक ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस होगा वी आर इंटू 1 आवर। और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस होगा वी आर इंटू टी नॉट। क्योंकि वेलोसिटी ऑफ फ्लोट तो कॉन्स्टेंटली चलती जा रही है ना। अब यहाँ पे जैसे ही एक फ्लोट आया, बोट भी वापस घूम के आ गया, पे मिल गया इसको इस पॉइंट पे। तो यही तो पॉइंट है। और ये पॉइंट दे रखा 6 किलोमीटर बाद में मिलेंगे, मतलब यहाँ पे मिल चुके होंगे। तो जो 6 किलोमीटर है, क्या मैं इसको वी आर इंटू 1 प्लस वी आर इंटू टी नॉट लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 6 इज इक्वल्स टू वी आर को कॉमन कर लूंगा, 1 प्लस टी नॉट। 1 प्लस टी नॉट, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोलिए और इसको सेकेंड इक्वेशन बोलिए। क्वेश्चन अब मुझे लगता नहीं इसको सॉल्व करने की जरूरत है, बट फिर भी मैं कर देता हूँ। ये बढ़िया प्रॉब्लम है का। तो मैं क्या बोलूंगा? फ्रॉम 1 and 2 क्या था? 6 इज इक्वल्स टू वी आर इंटू 1 प्लस टी नॉट। टी नॉट कितना है? 1। तो क्या यहां से मैं बोल सकता हूं वी आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1, 2, 2 3 जा 6, 3। अब किलोमीटर है, मीटर परसेंट देख लीजिए, जो कुछ भी मुझे पता नहीं। हाँ, so, हमारा डिस्टेंस है किलोमीटर में, टाइम हमारा आवर में, तो किलोमीटर पर आवर आएगा। तो जो भी आया हमारा, ये क्या है? क्योंकि ये सेकेंड, ये आवर में है ना, 1 प्लस 1 आवर, आवर हो गया 6 किलोमीटर हो गया, तो यहाँ पे 3 किलोमीटर पर आवर। यही तो पूछा गया था, वेलोसिटी ऑफ द रिवर। अरे वाकई में बढ़िया क्वेश्चन है। तो अगर आपसे नहीं सॉल्व हुआ तो ऐसा मत समझिएगा कि आपसे ही नहीं हुआ, बहुत लोगों से नहीं होगा। लेकिन हाँ, सॉल्व हो जाता तो अच्छी बात है, सॉल्व हो गया तो वेल एंड गुड, एक्सीलेंट, मतलब बहुत अच्छी बात है कि आप इन लोगों की प्रॉब्लम सभी लगा पा रहे हैं। कुछ नहीं, आपको बस कॉन्सेप्ट लगाना आना चाहिए। जितने भी क्वेश्चंस अभी मैं लेने वाला हूं, सब पिछले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। इसमें क्या नया बताइए? मैंने आपको पीछे अभी जो कितने क्वेश्चन पीछे कराए कि किसी भी आपको हमेशा फ्रेम में बैठना पड़ता है। जैसे आप फ्रेम में बैठ जाएंगे, प्रॉब्लम आसान हो जाएगी। मैंने ये वाला जो फिगर है, ये वाला जो फिगर है, ये ग्राउंड फ्रेम है, कितना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है ना। कि बीच में जहां मिल रहा है वहां पे मैं 1 प्लस टी नॉट दिखा, कुछ पता नहीं चल रहा कितना टाइम। लेकिन जैसे ही मैं फ्लोर पे बैठ गया, मुझे सिंपल दिख गया कि आने का टाइम, मतलब एक बार जब क्रॉस किया और यू टर्न लिया, वहां अगर 1 आवर है तो यू टर्न से जो क्रॉस का टाइम है वो भी 1 आवर ही होगा। कितना लॉजिकल ये बात है। ये ऐसे नहीं समझ आ रहा है, बट इसे सॉल्व करेंगे तब समझ आएगा। अगर आपसे नहीं हुआ तो मैं तो यही कहूंगा कि एक बार अगर वीडियो भी नहीं समझ आए तो एक बार बैक करके देखिए। अगर वीडियो से समझ आ चुका है सोल्यूशन और नहीं हुआ था तो एक बार वीडियो बंद करके इस क्वेश्चन को लिख के एक बार अपने से सॉल्व करिए। स्टैंडर्ड क्लासिक प्रॉब्लम है ये। इन सबको सॉल्व करेंगे तभी आपके माइंड में अप्रोचेस आएंगे। ये धीरे धीरे अप्रोचेस क्या एक माइंड में आपके पास स्टोर होते रहेंगे, तो आप देखेंगे कुछ चैप्टर्स बाद आपसे क्वेश्चन होने लगेंगे। इनिशियली में ही प्रॉब्लम है। इनिशियल चैप्टर्स में काइनेमेटिक्स, मैकेनिक्स क्या प्रॉब्लम होती है कि भी टेंथ हम लोग, मतलब जो भी टेंथ पास करके आता है उसके पास कोई भी इनिशियल अप्रोच नहीं रहती है। वो सब कुछ सीख रहा होता है, तो उसे इनिशियल क्वेश्चन कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि उसके पास अपना अप्रोच कुछ भी नहीं है सॉल्व करने को, कुछ लगाने को कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे जैसे वो क्वेश्चन सॉल्व करे, जैसे मैंने आपको सिंपल अभी इसके पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि डिफरेंशिएट किसको करते हैं, किसके रेस्पेक्ट में करते हैं। अभी क्या है, एक तरीका है, ये अप्रोच है। ये मैंने अप्रोच बताई, आपको अप्रोच थ्रू आउट द सिलेबस ऑफ आईआईटी काम आएगा। तो अभी अप्रोच आपके पास स्टोर हो गया। ऐसे चलते आपको नए नए अप्रोचेस मिलते जाएंगे, आप नई नई चीजें सीखते जाएंगे। तो जैसे जैसे चीजें नई नई सीखते जाएंगे उस हिसाब से आपका लेवल बढ़ेगा एंड देन क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो अभी फर्स्ट चैप्टर पे ही एकदम से अगर क्वेश्चन नहीं हो रहे तो ऐसा परेशान मत हुए कि बहुत ही टफ हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गई क्या कुछ नहीं। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस प्रॉब्लम अभी लैक ऑफ नॉलेज है। अभी धीरे धीरे आप नॉलेज ग्रैब कर रहे हैं, ठीक है। अभी नए नए टाइप्स ऑफ रिलेटिव अप्रोचेस सीख रहे हैं, कैसे क्वेश्चन को टैकल करते हैं, कैसे डिकोड करते हैं प्रॉब्लम्स को, ये सब सीख रहे हैं। उसको सीखिए, ट्राई करिए, देख देख के ट्राई करिए। एक बार आपको इस दिमाग में बैठ गया ना कैसे करना है, फिर आप देखेंगे 3 4 चैप्टर के बाद आपके पास क्वेश्चन होने लगेंगे आसानी से। ठीक है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे अप्रोचेस होंगे। तब आप देखेंगे कि आप कोई
रोटेशन का प्रॉब्लम काइनेमेटिक्स से कर रहे हैं, काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम रोटेशन से कर रहे हैं, सिस्टम का प्रॉब्लम आप काइनेमेटिक्स से कर रहे हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम से कर रहे हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम आप कहीं पे भी लगा दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपके पास वर्क एनर्जी थ्योरम का पूरा पूरा अप्रोच है। वही बात बोला, अगर अप्रोच होगी कुछ तब तो आप लगा पाएंगे, अगर आपके पास वेपन्स होगा तभी तो लड़ाई कर पाएंगे, वेपन से नहीं तो लड़ाई कहाँ करेंगे? वही बात है यहाँ पे। तो अभी इतना परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम था। अभी एक और प्रॉब्लम लेते हैं, हमारा ये उस पे ये रिवर बोर्ड प्रॉब्लम था। एक और लेते हैं रिवर बोर्ड प्रॉब्लम पे ही, लेट से भी क्लासिक प्रॉब्लम है। आ, आइए, एग्जाम्पल टू। टाइम आधा घंटा निकल गया, ठीक है। ये भी इरोडो का ही बेस्ड है ये भी। देखिए, है क्या यहाँ पे, एक्चुअली अगर आपने देखा होगा, जो हम लोग जो बात करते हैं, जो हमने आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं अभी, और एक्चुअल में जो आपके मेंस में जो क्वेश्चंस है ना, वो ऐसे आइडियल केसेस पे ही आते हैं, एडवांस में ज्यादातर प्रैक्टिकल चीजें आती हैं। मतलब थोड़ा सा जनरलाइज चीजों को करता है, बट मेंस में एक्चुअली आप जब भी देखेंगे तो आइडियल केसेस आता है। आपने क्या देखा कि अगर मैंने वेलोसिटी वी आर ऐसे बोल दिया, अपने ये माना है कि वेलोसिटी ऑफ रिवर हर जगह वी आर वी आर वी आर वी आर और वी आर ही रहेगी। बट क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? अगर आप कभी गांव खेड़े के आदमी हैं हमारे जैसे, या फिर बाहर के भी हो, तो आपने नदी तो कभी देखा ही होगा, रिवर तो कभी देखा ही होगा, उसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट भी, मतलब ठीक है गलत चीज है ये, बट मत करिएगा आगे। पर हाँ, बचपन में कभी अगर खेल में लाइक एंजॉयमेंट के लिए अगर कभी कुछ किया हो, फेंका हो उसमें, तो कोई चीज पता लगी होगी। और आई थिंक ये पता होगा आपको कि जो जो रिवर के जो बैंक के साइड है ना, वहां पे पास स्पीड कम रहती है, मतलब कि जो इन पॉइंट्स की स्पीड है ना, ये थोड़ी कम होगी, यहाँ की स्पीड कम होगी। और एक्चुअली इसको कैसे समझ सकते हैं, जो बैंक के पास, जो तट के पास एकदम तुरंत जो पॉइंट है, क्योंकि बैंक तो रेस्ट पे है, तो इससे जस्ट अगला पॉइंट एक्चुअली में रेस्ट पे होता है। यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे बिल्कुल मतलब बहुत ही कम वेलोसिटी होती है। जैसे जैसे मैं बैंक से दूर जाता हूँ ना, ये वेलोसिटी बढ़ती जाती है, ये वेलोसिटी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, एंड बढ़ती ही जाती है। और जैसे मैं मिड पे होता हूँ, वहां पे सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी, क्योंकि जो मैक्सिमम रिवर का जो वाटर है वो मिडल से पास होता है। बैंक के साइड कम वेलोसिटी होती है, वहां से वाटर फ्लो लेवल कम होता है, पर जो मिड साइड है वहां पे बहुत ज्यादा होता है। अगर आप स्विमर है, मतलब गांव में कभी लाइक कभी नदी में गए होंगे, बोलते हैं कि ढेर बीच में मत जाओ रिवर के, क्यों? क्योंकि वहां पे उसकी वेलोसिटी तेज है, आपको कहीं भाग ले जाएगी, कहीं दूर ले चली जाएगी। इसलिए जब ज्यादातर लोग मतलब नहाने वाले कहीं जाते हैं नदी वदी में, गंगा नदी में, तो तट के पास नहाते हैं, क्यों? तट के पास वेलोसिटी ऑलमोस्ट टू जीरो रहती है, मतलब कम वेलोसिटी रहती है। बट जैसे आप उसके बीच में जाएंगे, उसके अंदर जाएंगे ना, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है कि आपको खींच के ले जाएगी। वही बात है कि फिर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे नहीं जा पाएंगे, वेलोसिटी इतनी ज्यादा आपको बीच में मिलेगी कि आपको ड्रिफ्ट करवाएगी ही करवाएगी, चाहे जिधर भी आपका मोशन हो टेंड करने का, ठीक है। ओके, तो यहां तक तो हुआ। तो इसी पे मैं एक प्रॉब्लम लेने वाला हूँ, जस्ट एक सेकेंड ना। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज है, तो मैं इसको हटाता हूँ, क्योंकि ये मेरा क्या है, ये आइडियल चीज था, जो मैं आपने पढ़ा भी ना, आइडियल था। क्या आइडियल था? कि फ्लोट कहीं पे हो, बोट कहीं पे, सबको वी आर देना है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, बस प्रॉब्लम्स के लिए है। एक्चुअल में क्या होता है, जो मैं भी बना रहा हूँ, एक्चुअल में ये होता है, ये एक्चुअल में होता है कि यहाँ पे आपके पास टॉप पॉइंट पे तो आपको जीरो मिलेगी, टॉप जो एकदम बैंक के पास है उधर आपको जीरो मिलेगी। और जैसे जैसे आप थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे, ये वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, एंड बीच में सबसे मैक्सिमम होगी। ये वेलोसिटी ऐसी होती है, वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था रिवर का ये, कैसे आपको दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी लेट से विड्थ दे रखी है डी, और रिवर का आपको यही वेलोसिटी दे रखा है। जो रिवर की वेलोसिटी वो वेरी कर रही है। अगर मैं इसको वाई एक्सिस बोल दूं, अगर मैं इसको वाई और इसको एक्स एक्सिस बोल दूं, जो रिवर है वो वाई के साथ उसकी वेलोसिटी वेरी कर रही है। तो अब इसके लिख लीजिए, वेलोसिटी ऑफ रिवर इंक्रीजेस इंक्रीजेस लीनियरली। हमेशा इंक्रीज नहीं कर रहा है, बट इंक्रीजेस लीनियरली अप टू हाफ ऑफ इट्स विड्थ, अप टू डी बाई टू, या फिर अप टू, हाँ, अप टू हाफ ऑफ इट्स विड्थ, ठीक है, विड्थ, एंड देन डिक्रीजेस, एंड देन डिक्रीजेस linearly।
कि फिर घटने लगती है। और लेट्स से मैक्सिमम वेलोसिटी दे रखा है, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ रिवर इज वी नॉट। ठीक है, वी नॉट दे रखा है आपको। तो मुझे बताइए ये क्या बोल रहा है, लीनियरली। और ऐसा लेट से इंक्रीजेस, इंक्रीजेस लीनियरली अप टू हाफ ऑफ, यहाँ पे इंक्रीज ले लिया 0 to v0, ऐसे भी बोल सकते हैं 0 to v0। फिर मैक्सिमम आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा कि इनिशियल पॉइंट पे यहाँ पे जीरो वेलोसिटी है, यहाँ पे वी नॉट है, देन यहाँ पे फिर से जीरो वेलोसिटी हो गई। और ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी d/2, वाई एक्सिस में d/2 हो जाएगी, तभी मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, तो बताइए मैं इसकी इक्वेशन लिख सकता हूँ, अगर कोई लीनियर चीज है तो इसकी इक्वेशन में लिख सकता हूँ। इक्वेशन कैसे होती है, लीनियर चीजों का इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू mx प्लस c, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। यहाँ पे y में क्या है, आपके पास वेलोसिटी है। ओके, y में क्या है, आपके पास वेलोसिटी है। और स्लोप क्या है, आपको स्लोप नहीं पता, तो आप उसको m बोल दीजिए, स्लोप नहीं पता। x में क्या है, x में एक्चुअली x क्या है, इनपुट, y क्या है, आउटपुट। अभी क्या है आपके पास, आउटपुट में वेलोसिटी, इनपुट में है y, y इनपुट में है। क्यों y इनपुट में है, क्योंकि हम इनपुट में जैसे जैसे y के डिस्टेंस से बढ़ा रहे हैं हमारा वेलोसिटी मिल रहा है। तो x की जगह आ जाएगा y और c आ जाएगा दिस। अब मैं वैल्यूज पुट करता हूँ क्या, जब मेरी y कोऑर्डिनेट जीरो है, मतलब जब y में वर्टिकल डिस्टेंस है जीरो, मतलब बैंक पे हूं मैं, तो जब मैं जीरो पे हूं, एट y इक्वल्स टू जीरो, v इज गिवन टू एस जीरो, तो मैं यहां से बोल सकता हूं जीरो इज इक्वल्स टू जीरो प्लस सी। क्या मतलब मुझे यहां से मिला, यहाँ से सी मुझे जीरो मिल गया, हाँ सी मुझे जीरो मिल गया। अच्छा मैं क्वेश्चन, ठीक है पहले इक्वेशन निकाल लेते हैं। देन यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, v इज इक्वल्स टू सिंपल m इंटू वाई। क्या यही वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई। फिर से आपको इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। पूछा क्या गया है, ये जो बोट है, यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे कोई बोट है, यहाँ पे क्या है, एक बोट है, तो इस पे क्वेश्चन लिखिए यहाँ पे, इंजन स्पीड ऑफ बोट यहाँ पे सबको दे रखा है। मैं इसको ना यहाँ से हटाता हूँ, इस तरफ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं इंजन स्पीड इज यू, जो बोट की इंजन स्पीड है वो यू दे रखा है। एंड ऑलवेज राइज टू रो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो। समझाता हूँ अभी, रिवर फ्लो, फाइंड इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ बोट। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अभी तक क्वेश्चन में ऐसा था कि कांस्टेंट वेलोसिटी रहती थी, तो जिधर हम चाहते थे उधर मोशन करते थे, उधर हमारा पास जाता था। पर अभी ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ द रिवर लीनियरली चेंज हो रही है विद इक्वेशन ऑफ y v इक्वल्स टू एम वाई। ठीक है, लेट से दे रखा है, को बोला है कि जो बोट है उसके पास इंजन स्पीड u है, और इसका जो मोशन लाइक ये चाहता है हमेशा परपेंडिकुलर फ्लो करना। मतलब कि अगर सोल्यूशन की थोड़ा सा हिंट की बात करें, तो रिवर का फ्लो तो ऐसे हो रहा है, रिवर का फ्लो तो ऐसे हो रहा है, बट जो बोट है ना, बोट यहाँ पे परपेंडिकुलरली चाहती है फ्लो करना, फिर वो रिवर प्लेस से यहाँ आएगी, यहाँ से परपेंडिकुलर चाहती है फ्लो करना, यहाँ से भी परपेंडिकुलरली, यहाँ से भी परपेंडिकुलर, मतलब हर एक इंस्टेंट पे जो बोट है वो चाहती है परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो। रिवर फ्लो राइट में है तो परपेंडिकुलर, मतलब कि बिल्कुल वर्टिकल उसका मोशन है, मतलब उसका इंटेंशन है परपेंडिकुलर मूव करना। बट ड्यू टू रिवर फ्लो उस पर ड्रिफ्ट आएगी, उसका पाथ थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि अभी तक लीनियर था तो पाथ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आता था ऐसे, सेम पाथ होता था, बट यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ द रिवर ही चेंज कर रही है। वो लीनियर तो है नहीं कि हर एक इंस्टेंट को वो इक्वल डिस्टेंस ही चलाएगी, ऐसा तो होगा नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस कुछ कर्व में जैसे जाएगी, तो हमें इक्वेशन ऑफ पाथ बताना है कि उसका इक्वेशन ऑफ पाथ जो भी होगा, अभी तक स्ट्रेट लाइन था, बट अभी इक्वेशन ऑफ पाथ जो भी होगा हमें क्वेश्चन से बताना है, सॉल्व करके। ट्राई करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, देखते हैं अगर हो जाता है ठीक, नहीं होता तो मैं सॉल्व करता ही हूँ। अगर मैं आपको हिंट दूं तो चल आपको v निकालना है। अगर मैं हिंट दूं, लेट्स से हिंट कि पाथ आप कैसे बताएंगे, हिंट क्या है, तो आपको अगर x मिल जाए, क्योंकि x मेरा कोऑर्डिनेट है, एक्सिस मेरा कोऑर्डिनेट है ना, जो भी इसका पोजीशन है x में यही बताएगा। x अगर इन टर्म्स ऑफ मैं y निकाल लूं, x एज ए फंक्शन ऑफ y निकाल लूं, तो मेरा काम हो जाएगा। अगर मैं x इन टर्म्स ऑफ y निकाल लूं, क्योंकि मेरा ये y एक्सिस है
और ये एक्स एक्सिस है, y इन टर्म्स ऑफ x या फिर x इन टर्म्स ऑफ y, कुछ भी निकालिए, तो आपको पाथ मिल जाएगा ना। y और x में लेट्स से अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया, मतलब पैराबोलिक पाथ हो जाएगा कुछ। अगर y इक्वल टू एक्स क्यूब आ गया, क्यूबिक पाथ हो जाएगा। y इक्वल टू x आ गया तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द पाथ। तो मुझे बताना है, तो मुझे y और x में रिलेशन चाहिए। तो देखिए y और x में रिलेशन कुछ खोज पाते हैं या फिर नहीं। फिर ठीक है, मैं अभी इसको सॉल्व करता हूँ। आई थिंक आपने इसको ट्राई किया होगा। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या निकाला, वेलोसिटी की इक्वेशन, रिलेशन निकाला है, वेलोसिटी ऑफ द रिवर इन टर्म्स ऑफ y निकाल लिया। जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है वो मैंने इन टर्म्स ऑफ y यहाँ पे निकाल दिया। ठीक है, अभी मुझे एक बात बताइए कि जिस भी इंस्टेंट पे जो मेरी बोट है, लेट्स से मैं बोट को क्या मानता हूँ, लेट्स से मैं बोट को किसी भी इंस्टेंट मानता हूँ, लेट्स से यहाँ पे, इसके पास क्या क्या होगा इस पॉइंट पे। इसके पास एक तो v होगा, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द रिवर जितनी भी होगी, और यहाँ पे क्या होगा, u होगा, जो इसका मोशन है। इंटेंशन, इंटेंशन इधर, इंटेंशन इसका किधर है, बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो, तो यहाँ से u से फ्लो करना चाहता है। इसके पास इस समय वेलोसिटी ऐसी है। ठीक है, अगर इसके पास इस समय वेलोसिटी ऐसी है और मुझे वेलोसिटी ऑफ द ये ऑलरेडी पता है, ये जो v है m एज अ फंक्शन ऑफ y है, इसका इस समय कोऑर्डिनेट क्या है, इसका इस समय x में कोऑर्डिनेट, यहाँ पे कुछ x कोऑर्डिनेट होगा और यहाँ पे कुछ y कोऑर्डिनेट होगा। तो जो यहाँ का कोऑर्डिनेट है x कॉमा वाई, ये हो जाएगा इस टाइम पे। इसके पास जो वेलोसिटी है, रिवर की वेलोसिटी जिसको मिली है वो एम वाई मिली है, और इधर की वेलोसिटी यू मिली है। ठीक है, तो यहां से क्या मैं m निकाल सकता हूँ, मेरे लिए m पहले से अननोन है। m मेरे पास अभी अननोन है, m कैसे निकालूंगा, जस्ट एक सेकेंड। हेलो, हेलो, हेलो। ओके, ठीक है। तो अभी m मुझे नहीं पता, मेरे पास m तो ऑलरेडी अननोन है, पर मुझे v नॉट तो पता है ना, मैक्सिमम वेलोसिटी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कब है बताइए, मैक्सिमम वेलोसिटी कब मिलेगी, जब डी बाई टी होगी। तो क्या मैं v इज इक्वल टू वी नॉट बोल सकता हूँ जब d की वैल्यू d बाई टू होगी। हाँ, बिल्कुल होगी या, तो यहां से क्या मैं m की वैल्यू निकाल सकता हूँ, m की वैल्यू हो जाएगी टू वी नॉट बाई डी। तो अभी मेरे पास m भी नोन हो गया, तो मतलब मैं इस चीज को भी ऐसे लिख सकता हूँ, टू वी नॉट डिवाइड बाई डी इंटू आई। अब देखिए सिंपल, आपके पास क्या हो गया, वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ y मिल गया। अभी तक m भी अननोन था, बट हमें m को भी रिप्लेस करना चाहिए था ना, क्योंकि m तो हमने पैरामीटर माना था लीनियर बनाने के लिए, बट हमने भी इसको रिप्लेस कर लिया। तो वी नॉट नोन है, डी नोन है, वाई एज ए फंक्शन जो मुझे चाहिए। अब मुझे एक्स का रिलेशन चाहिए। ठीक है, तो v हो गया और u हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे x निकालना है, तो x मैं कैसे निकालूंगा, क्या मैं पहले y निकाल लेता हूँ, y। क्या मैं y को बोल सकता हूँ, जो y है मेरे पास वो कुछ नहीं, जो इसकी इंटेंशन वेलोसिटी परपेंडिकुलर कौन चला रहा है, परपेंडिकुलर रिवर फ्लो के सिर्फ और सिर्फ u चला रहा है। u यानी कि जो उसका मोशन है, जो इधर जिसका इंटेंशन है वो u से चल रहा है परपेंडिकुलरली। परपेंडिकुलर में रिवर का कोई कंपोनेंट नहीं है, मतलब परपेंडिकुलर जितना भी मोशन हो रहा है, y कोऑर्डिनेट जितना भी आ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ उसके इंजन की स्पीड की वजह से आ रहा है। इंजन की स्पीड कितनी है, u, और इस इंस्टेंट पे लेट्स से मैं टाइम t मान लेता हूं, तो u इंटू टी। बताइए, क्या मेरे पास y एज y u इन टर्म्स ऑफ t आ गया। और अगर मैं x कोऑर्डिनेट आपसे पूछूं, x कोऑर्डिनेट आप नहीं बता पाएंगे, बट वेलोसिटी ऑफ x मुझे बता सकते हैं ना। वेलोसिटी ऑफ x कितना है बताइए, वेलोसिटी ऑफ x तो अभी भी आपने निकाला, कितना है, टू वी नॉट डिवाइड बाई डी इंटू वाई। क्या आपको काइनेमेटिक्स के फर्स्ट 5 लेक्चर्स की चीजें याद आ रही हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि vx को डिफरेंशियल फॉर्म में dx बाई dt लिख सकते हैं। और अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी याद आ रहा होगा, और आपको पैराबोला की प्रोजेक्टाइल की, तो वहां हमने क्या करा, टी को टी से एलिमिनेट किया था। पहले मुझे यहाँ पे टी टर्म एक्स्ट्रा मिल रही है, अगर मैं टी से टी को एलिमिनेट कर दूं तो यू मुझे नोन है, वी नॉट नोन है, वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स आ जाएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा। मुझे टी को टी, मतलब दोनों के पास टी की टर्म क्रिएट करनी है। तो देखिए मेरे पास फर्स्ट फंक्शन जो है, फर्स्ट इक्वेशन, वो वाई एज ए यू इंटू टी आ गया। ये एज ए फंक्शन नहीं है, ये एक्चुअली मल्टीपल है टी ना, यू वाई इज इक्वल टू यू इंटू टी, जो डिस्प्लेसमेंट है क्या होगा, ये हो जाएगा u इंटू टी। ठीक है, और vx क्या हो जाएगा, क्या मैं इसको dx बाई dt लिख सकता हूं, क्योंकि vx यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। प्रॉब्लम है, अगर vx कांस्टेंट होता तो मैं बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकता था। vx को क्या लिख देता, x इंटू टी, सॉरी, x को मैं क्या लिखता, x को मैं लिखता vx इंटू टी। क्यों लिख, क्योंकि स्पीड, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ये तब होता है ना वेलोसिटी कांस्टेंट हो, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है नहीं, तभी वेलोसिटी यहाँ पे जीरो है, फिर यहाँ पे थोड़ी और बढ़ी, फिर
वाई कोऑर्डिनेट बढ़ते वेलोसिटी और बढ़ गई, वाई कोऑर्डिनेट बढ़ते वेलोसिटी और बढ़ गई, तो वेलोसिटी वेरिएबल है, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन का हमें पता नहीं है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता वेलोसिटी के बारे में, तो मैं एक्स को तो लिख ही नहीं सकता, बट डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एक्स लिख सकता हूँ ना, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एक्स, क्योंकि जो vx है वो क्या है, इस इंस्टेंट पे जो अगला dx का चेंज आएगा, इस इंस्टेंट पे जो अगला dx का चेंज आएगा, मैं उसको तो लिख सकता हूँ ना, तो छोटे छोटे चेंज को जोड़ के तो x मिलेगा मुझे, लाइक यहाँ का dx, 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 जोड़ जोड़ के तो मुझे x कोऑर्डिनेट मिलेंगे, तो मुझे पता है जो dx है वो क्या है, dx तो मुझे पता है ना, जो इस इंस्टेंट पे, इस टाइम t वाले इंस्टेंट पे जो भी dx होगा, क्या मैं इसको क्या मैं इसको dx इज इक्वल्स टू 2v0 डिवाइड बाई डी इंटू वाई इंटू डी टी बोल सकता हूं? हाँ बोल सकता हूं, बट जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या है, ये छोटे छोटे dx का समेशन, समेशन यानी कि इंटीग्रेशन, जहां पर भी समेशन आता है छोटे एलिमेंट्स का, इंटीग्रेशन इज नथिंग बट काइंड ऑफ समेशन, समेशन क्या है, बड़े बड़े चीजों को जोड़ने का काम आता है, एक ईंट दो ईंट जोड़ दिया, तो दो ईंट कितनी बड़ी बन गई, बट एक ईंट में हजारों लाखों पार्टिकल्स, उन पार्टिकल्स को जोड़ के तुम्हें एक ईंट बनाओ, तो मैं उसको समेशन बोल सकता हूं, बट यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन के डीएक्स का, तो वो ज्यादा बेटर है, हो सके यहाँ पे लीनियर मैं समेशन बोल पा रहा हूँ, अगर कोई लेट्स से रिलेशन के हिसाब से ईंट का स्ट्रक्चर बने, कोई फंक्शन के हिसाब से उसकी डिजाइन बने, तो उसके पार्टिकल्स कुछ पाथ को फॉलो करेंगे, उस पाथ के एलिमेंट को मैं डीएक्स के फॉर्म में लिख सकता हूँ, फिर उनको समेशन जोड़ के मैं उस स्ट्रक्चर को पा सकता हूँ, तो कभी भी इंटीग्रेशन कुछ अलग चीज नहीं, काइंड ऑफ समेशन ही है, बट ये समेशन कैसा है, ये वेरिएबल चीजों का भी समेशन कर लेता है, मतलब जो चीजें वेरी करी, मतलब कांस्टेंट एक लीनियर फॉर्म कॉन्स्टेंटली ना हो तो भी वो ऐड कर पा रहा है, अगर लीनियर फॉर्म में तो भी वो ऐड कर पा रहा है, यहाँ पे dx क्या है, 2v0 डिवाइड बाई डी, डिवाइड बाई डी इंटू वाई टू डी टी, बट मुझे x कोऑर्डिनेट चाहिए, तो ये सारे x जितने चल रहा है, इस इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी थी वहां से जो dx चला, यहाँ पे मैं कलर चेंज करके समझाता हूँ, इस इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी थी यहाँ से dx चला, फिर इंस्टेंट पे वेलोसिटी चेंज हो गई, तो फिर से जो dx चलेगा, क्योंकि उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी चेंज में कुछ तो टाइम लगा होगा अगले इंस्टेंट में जाने के लिए, अगले इंस्टेंट में जाने के लिए उसी टाइम, लेट्स से 0.0000001, इसी टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट चलेगा, क्या इस सेम इंटरवल के लिए मैं vx को कांस्टेंट मान सकता हूँ, तो vx इंटू टी कर सकता हूँ उस इंस्टेंट के लिए, इस इंस्टेंट के लिए जो vx है, यानी कि इसका dv वाला, वो dx आ जाएगा, यहाँ पे dx छोटा सा, यहाँ पे जो छोटा सा x है मैं उसको dx बोल रहा हूँ, फिर यहाँ पे छोटा सा x dx, फिर यहाँ पे छोटा सा x dx, 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 क्या इन सबको जोड़ दूंगा तभी तो मुझे आपका x कोऑर्डिनेट टोटल मिल जाएगा, तो अगर मुझे x कोऑर्डिनेट जानना है, इंटीग्रल ऑफ dx है, और इंटीग्रल ऑफ dx क्या है, यह है 2v0 डिवाइड बाई डी वाई इंटू डी टी, अच्छा यहाँ तक तो बहुत बढ़िया, यहाँ तक बहुत अच्छे समझ आया, अभी प्रॉब्लम क्या है, टू कांस्टेंट है, वी नॉट कांस्टेंट है, डी कांस्टेंट है, तो बाहर निकाल लीजिए, पर y वेरिएबल है, y तो वेरिएबल है, बट एज ए फंक्शन ऑफ t होना चाहिए, t की टर्म्स में वो लिखा होना चाहिए, क्योंकि y को मैं वेरिएबल है तो उसको बाहर निकाल नहीं सकता, और जब तक वो t के टर्म नहीं होगा मैं उसको इंटीग्रेट भी नहीं कर सकता, तो इसीलिए तो फर्स्ट इक्वेशन लिखा था मैंने, फर्स्ट इक्वेशन क्यों t को एलिमिनेट करने के लिए इसीलिए तो लिखा था मैंने, तो मैं बोल सकता हूं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या बोल सकता हूं, देखिए x इज इक्वल्स टू 2v0 डिवाइड बाई डी, तो कांस्टेंट वैल्यू है, इनटू y की वैल्यू क्या है, u इंटू टी इंटू डी टी, अभी अगेन से क्या है, u कांस्टेंट है, अगेन से मैं u को बाहर निकाल सकता हूं, x इज इक्वल टू 2v0, ये v0 क्या था, अच्छा v0 रिवर की मैक्सिमम वेलोसिटी थी, और u क्या है, इंजन स्पीड है, डिवाइड बाई डी, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू डी टी, ठीक है, तो यहां से मैं अभी ये बोल सकता हूं कि जो मेरे पास x आएगा, जो मेरे पास x आएगा, इंटीग्रेट कर लीजिए, t एक सिंपल n+1 वाला रूल लगा लीजिए, 2v0 u डिवाइड बाई डी, टी का इंटीग्रेशन आ जाएगा टी स्क्वायर डिवाइड बाई टू से टू चला जाएगा, तो यहां से x आ जाएगा v0 u डिवाइड बाई डी इंटू टी स्क्वायर, अब देखिए इस इंस्टेंट पे, मतलब जो मैंने आपको कोऑर्डिनेट दिखाया था, इस इंस्टेंट पे इसके पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट थे, इसके पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट थे, और y इन टर्म्स ऑफ t था, कितना था, u इंटू टी, और अभी हमने एक्स भी निकाले इन टर्म्स ऑफ टी, वो वी नॉट यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी इंटू टी स्क्वायर, का दोनों के पास ही टी टर्म आ गए, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया बाबा, अगर दोनों के पास ही टी टर्म आ गए, तो क्या अब मैं टी को एलिमिनेट कर सकता हूँ y इन टर्म्स ऑफ x जानने के लिए, हासिल कर सकता हूँ, बहुत बढ़िया,
तो यहां से अगर मैं लिखूं दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मैं एलिमिनेट कर सकता हूं टी को? तो मैं क्या लिख सकता हूं, x इज इक्वल्स टू वी नॉट यू डिवाइड बाई डी। यहां से टी क्या होगा, तो टी आ जाएगा मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन से, टी क्या आएगा यहाँ से जो टी आएगा वो जाएगा वाई डिवाइड बाई यू। तो टी की जगह दूं वाई डिवाइड बाई यू होल स्क्वायर। तो मुझे तो x इन टर्म्स ऑफ y चाहिए था ना, y इन टर्म्स ऑफ x का कुछ भी निकाल लीजिए। x इज इक्वल्स टू वी नॉट यू नॉट डिवाइड बाई डी, इधर आ जाएगा y का स्क्वायर डिवाइड यू का स्क्वायर, ये तो यू कांस्टेंट से फर्क नहीं पड़ता, ये पूरा पूरा कांस्टेंट वी नॉट डिवाइड बाई डी यू, ये पूरा पूरा कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई विद वाई स्क्वायर। तो अगर हमसे कोई फंक्शन पूछ रहा है तो फंक्शन क्या हो जाएगा बताइए, x इक्वल्स टू एक कांस्टेंट, ये पूरा का पूरा c, इसको कांस्टेंट दे रहा हूं, इंटू वाई का स्क्वायर। ये पैराबोलिक पाथ है। कैसा पाथ है? पैराबोलिक पाथ है। जब उससे पूछा गया था क्वेश्चन, ये पैराबोलिक पाथ हमारा डिराइव होगा, मतलब जब पार्टिकल होगा कुछ ऐसे चलेगा। हरी बात समझ लीजिए, लीनियर स्ट्रेट नहीं जाएगा, स्ट्रेट तो जा ही नहीं सकता, यहां से यहां लीनियर, क्योंकि ऐसा था कि वेलोसिटी बढ़ी है तो ऐसे चल रहा होगा, फिर यहाँ से वेलोसिटी घटने लगी, पार्टिकल ऐसे गया होगा पैराबोलिक, वहां से अभी पैराबोलिक, यहाँ से अभी पैराबोलिक, ऐसे क्वाड्रेटिक जैसा कुछ गया होगा। इसका पाथ कुछ ऐसा रहा होगा। तो अगर आप चाहें इसकी वेलोसिटी वेक्टर ऐसे बना भी सकते हैं कि वी आर की वेलोसिटी तो ऐसी थी, इसका पाथ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो हालांकि मैं पाथ का ग्राफ नहीं बताता, मैंने इक्वेशन ट्री बनानी थी, मतलब पाथ ही का इक्वेशन बता रहा था, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ये भी ये ऑप्शन में दिया दिया होगा कहीं पे, आप इसको निकाल सकते हैं। फिर ऐसे भी सकता है y इक्वल टू C1 C1 एक नया कांस्टेंट, वो कांस्टेंट से कांस्टेंट चेंज करते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ आएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। तो हमने भी दो अच्छे खासे रोडों के प्रॉब्लम करे, ठीक है, दोनों बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। अभी एक क्वेश्चन और बढ़िया लेते हैं, और एक ये तो बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है, आपको इनका एनिमेशन आई थिंक यूट्यूब पे बहुत लोग करवा रखे हैं इनका, बट कॉन्सेप्ट हम लोग करेंगे, कॉन्सेप्ट भी बता रखे हैं, मतलब एनिमेशन आप देख सकते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट भी देख सकते हैं। एक बार मैं यहाँ पे बता देता हूँ उस क्वेश्चन को। इसका एनिमेशन तो मैं खुद देखा था यूट्यूब पे कहीं, एनिमेशन मैंने देखा था, कॉन्सेप्ट नहीं था उसमें, बस उसमें एनिमेशन ही दिखा रखा था, रील्स में था, ऐसे शॉर्ट्स में, मतलब 3 ऑब्जेक्ट्स है तो वो ऐसे, मतलब कूल बनने के लिए सब लोग रील्स डालते हैं ना उस पे, तो ऐसा कुछ था वो चीज। तो मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या है, पहले पहले ट्रायंगल ही बन जाए। बहुत बढ़िया बन गया ट्रायंगल। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या रहता था, फिर से उन्होंने 2 बॉल बता रखी थी, मैं भी 2 बॉल्स ले लेता, फिर 2 पर्सन ले लेते हैं ना, इससे क्या ले लें, पर्सन ले लेते हैं, लेट्स से P1 P2 P3, 3 पर्सन है, ठीक है, 3 आदमी है। 3 आदमी के लिए एक कंडीशन है, यहाँ पे क्या कंडीशन है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ साइमल्टेनियसली देखते रहेंगे। कैसे? P1 ऑलवेज P2 की तरफ चलेगा, ऑलवेज एंड ऑलवेज P2, P2 जहां भी होगा ये उसी की तरफ लाइन ज्वाइनिंग की तरफ चलेगा। P2 वाला ऑलवेज P3 की तरफ चलेगा, ऑलवेज एंड ऑलवेज हमेशा, और P3 वाला ऑलवेज एंड ऑलवेज P1 की तरफ चलेगा, चाहे जहां भी हो, ठीक है। इसका एनिमेशन मैंने देखा था सॉरी, एनिमेशन में क्या था, बॉल्स थी और वो कुछ जावास्क्रिप्ट लगा के उन्होंने ऐसा कुछ बना रखा था, तो उसमें आपको पूरा दिख जाएगा। हालांकि मैं आपको फील कराने की कोशिश पूरी करूंगा, मैं बनाने की उसे फिगर बनाने की कोशिश करूंगा, बट ये आपको खुद से समझ आना चाहिए, बिना एनिमेशन देखेगा आपको समझ पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया आपका विजुअलाइजेशन इसका। हेलो हेलो हेलो, ओके। तो अभी मेरी आवाज आ रही है, ठीक है। मैं वापस बता देता हूँ क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या था, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड ए है, एंगल 60 डिग्री होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में,
कंडीशन है तीनों वर्टिसेस पे 3 पर्सन है, और कंडीशन है कि ये तीनों पर्सन साइमल्टेनियसली एक दूसरे को देखते रहेंगे और उन्हीं के डायरेक्शन में चलेंगे। P1 ऑलवेज एंड ऑलवेज P2 की तरफ चलेगा। P2 जहां भी होगा, P1 लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम P1 टू P2, P1 उसी पाथ पे चलेगा। P2 हमेशा P3 को देखता हुआ चलेगा, P3 हमेशा P1 को देखता हुआ चलेगा। मतलब P3 वाला P1 जहां कहीं भी होगा, P3 से P1 ज्वाइन करने वाली लाइन P3 उसी पाथ को चलेगा। P3 P1 की तरफ चलेगा, P1 P2 की तरफ चलेगा, P2 P3 की तरफ चलेगा। आप इसका सिमुलेशन यूट्यूब पे देख सकते हैं, आई थिंक मिल जाएगा आपको इसका सिमुलेशन अच्छा खासा। बट यहाँ पे आप पहले विजुलाइज करिए बिना सिमुलेशन देखे, अगर नहीं होता तो उसका यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, या फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेता हूँ उसको कुछ सिमुलेशन करके। कंडीशन क्या होगी समझिए। नेक्स्ट अगले सेकंड में लेट्स से इन तीनों के पास वेलोसिटी यू यू है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे, हालांकि इनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यू क्या हो बी हो कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि क्वेश्चन मेरा यहाँ पे अलग क्या है, वेयर दे मीट, फाइंड वेयर दे मीट, कहाँ पे मिलेंगे, उसको पोजीशन बता दीजिए। मैं ये नहीं पूछ रहा कब मिलेंगे, कितने पे मिलेंगे, कितने डिस्टेंस रहेंगे, कुछ नहीं पूछ रहा अभी। सिंपल पूछ रहा कहाँ ये मिलेंगे, वो पॉइंट बताइए जहाँ पे मिलेंगे। तो पॉइंट कहाँ होगा जरा सोचिए। अब इसको फील करिए पहले। जैसे मैं P1 से स्टार्ट करता हूँ, जैसे ही मैं P1 से स्टार्ट करूंगा, पहले ना मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ कि ये फिगर क्वेश्चन का मैं इसको खराब नहीं करना चाहता। तो इसको यहाँ पे प्राप्त करते हैं, अभी ओवर राइटिंग करेंगे इस पे अच्छे से, ठीक है। तो होगा क्या, अगले जस्ट अगले कुछ माइक्रो सेकेंड में P1 कहाँ होगा, क्या P1 यहाँ पे हो जाएगा, P2 कहाँ होगा, क्या P2 और आगे, P2 और आगे हो जाएगा, ठीक है। और P3 कहाँ हो जाएगा, क्योंकि P3 P1 को देख रहा है, क्योंकि P3 P1 को देख रहा है, तो P3 कहाँ होगा, P3 अभी इस वाले एक्सिस ज्वाइन पे होगा, इस वाले एक्सिस ज्वाइन पे होगा, वो इस तरफ मूव करेगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब P1 P2 की एक्सिस देखिए, P1 P2 को देख के चल रहा है ना, P1 और P2 वाली एक्सिस चेंज हो गई अभी, अभी ये एक्सिस कुछ ऐसी हो गई। तो अब जो P1 उस एज पे चल रहा है वो वहां पे नहीं चलेगा, अब P2 इधर कहीं आएगा, P2 यहाँ इस एक्सिस पे कहीं आ जाएगा, और P2 वाला P3 को देख रहा है, P2 की भी एक्सिस चेंज हो गई, अब P2 वाला इस वाले एक्सिस पे चलेगा, और P2 अगले माइक्रो सेकंड में यहाँ आ जाएगा, ठीक है। देन अगेन P3 को देखिए, P3 किसको देख रहा है, P3 P1 को देख रहा है, बट P1 तो आगे आ चुका है, तो P3 अपना मुंडी थोड़ा सा टिल्ट करेगा, अपना हेड थोड़ा सा टिल्ट करेगा, देन उस पाथ पे चलने लगेगा। तो क्या P3 के लिए, सेकेंड, क्या P क्या P3 के लिए जो पाथ है, क्या वो ये वाला नहीं बन जाएगा, हाँ ये वाला बन जाएगा सर, बहुत बढ़िया। तो क्या P3 यहां आ जाएगा, ठीक है। अब P1 P2 को देख रहा है, P2 के लिए पाथ ये बन जाए, P1 P2 को यहाँ, तो P1 यहाँ आ जाएगा। P2 P3 को देख रहा है, P2 अगर P3 को देखेगा तो P2 का भी पाथ चेंज हो जाएगा, ये वाला एक्शन हो जाएगा, देन P2 यहाँ आ जाएगा। देन फिर से ही करिए, फिर अब P1 चेंज हो चुका है, P1 आगे आ चुका है, तो P3 P1 को देख रहा है, तो अगर P3 P1 को देख रहा है, ये वाला पाथ कुछ यहाँ आ जाएगा, ये P3 यहाँ आ जाएगा। देन P1 वाला किसको देख रहा है, P2 को, P2 की तरफ चलेगा, तो P2 इधर है, P2 इस वाली लाइन को मिलेगा, तो P1 इस पे आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। और इनफैक्ट मतलब थोड़ा बड़ा बड़ा दिखा रहा हूँ, ये डिस्टेंस और छोटे छोटे होंगे, ये जो इनके बीच का गैप है, जो मैं इतना इतना दूर ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे फटाफट इसको कवर करना, मैं पेन पे कितना ही को छोटे में दिखा सकता हूँ। एक्चुअल में ये तो एनालॉग चीज है, एनालॉग मतलब कि एक एक पॉइंट 0.0000 10-20 जीरो के बाद 1, इतना भी फर्क इसमें बिल्कुल एक कंटिन्यूअस पाथ आएगा ना, तो आपको दिख नहीं पाएगा ऐसे, बट आप विजुअलाइज कर समझ आएगा कि हाँ एक एक यूनिट ये आगे बढ़ेगी एक एक तरफ, धीरे 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 टिल्ट कर रहे हैं, हाँ टिल्ट तो कर रहे हैं ऐसे। तो अगर टिल्ट कर रहे हैं, अभी क्या होगा, P3 आगे गया, तो P2 कहाँ जाएगा, P2 इस तरफ जाएगा, तो P2 यहाँ आ जाएगा अपने एक्सिस पे। देन P3 P1 की तरफ इधर जाएगा, तो P3 यहाँ आ जाएगा। देन P1 इस तरफ जाएगा, P1 यहाँ आ जाएगा। देन P2 इस तरफ जाएगा, तो P2 यहाँ आ जाएगा। देन P3 की तरफ जाएगा, तो P3 यहाँ आ जाएगा। देन P1 इस तरफ जाएगा, P1 यहाँ, एंड देन P2 यहाँ। आप देखिए सबकी पोजीशन भी घूम गई, एक रोटेशन पूरा होगा, पूरा घूम गया। तो मैं दिखाऊंगा ढंग से, ये P1 है, ये P3 है, अब ये P2। अब आपके आगे आपको पता भी नहीं चलेगा कौन कहाँ गया, और ऐसे ही करते करते अब P1 P3 यहाँ, P2 यहाँ, P1 यहाँ, ऐसे करते करते क्या इस डॉट में समा जाएंगे ये सब। क्या आपको पाथ दिख रहा है, अगर आप पाथ देखें P1 का पाथ, क्या P का पाथ कैसा है,
क्या P1 का P2 का पाथ क्या P2 का पाथ कुछ ऐसा है, P2 का पाथ ऐसा है, और P3 का पाथ क्या कैसा है? हम्म मतलब ये दोनों कहाँ पे मिलेंगे? सेंट्रॉइड पे, जहां पे मिड इनका सेंटर है वहां पे दोनों मिलेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, तो पूरा का पूरा सर्कल एक घूमते हुए जाएंगे और एक जगह मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन पहला कहाँ था, कहाँ पे मिलेंगे? तो ये सेंटर पे मिलेंगे, यहाँ पे इसका सेंट्रॉइड है ना, सेंटर, ये इसके बहुत रोटेट करेंगे और घूमेंगे, इसके बहुत मिल जाएगी। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, फिल करने वाला क्वेश्चन था। अब इसका विजुलाइजेशन यूट्यूब पे देख सकते हैं, इसमें मिल जाएगा आपको अच्छा खासा, उसने करवा रखा है, क्योंकि मैं तो बहुत दूर दूर डॉट वो और पास की जब वो चीज मूव करेगी, एक एक पॉइंट दिखेगा, हर एक पाथ जो पूरा कंटिन्यूस इस पाथ पे भी आपको एक दिख जाएगा, हर एक पॉइंट इस पे दिख जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन था समझने वाला, कि आपको बिना किसी लॉजिक, बिना कोई फॉर्मूला, मतलब लॉजिक तो लगेगा, फॉर्मूला बिना किसी लगाए सिर्फ आपके थिंकिंग बेस्ड है, इसलिए बताऊं फिजिक्स इज ऑल अबाउट थिंकिंग। आप इतना बढ़िया सोच पा रहे हैं, उसके बेस्ड क्वेश्चन सकते हैं। मेरा दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, ये और बढ़िया, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, थोड़ा सा और दिमाग लगेगा। पहला क्वेश्चन क्या था, फाइंड वेयर द मीट। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है व्हेन दे मीट, फाइंड टाइम व्हेन मीट। ये जानदार क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ठीक है, अगर आपको विजुलाइज हो गया तो हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अब पहला क्वेश्चन को विजुलाइज करवा दिया हूं, अब आप लॉजिक लगाइए जो आप पढ़े अभी तक, और उसी लॉजिक से रिलेटिव, क्योंकि रिलेटिव तो आएगा, देखिए दो चीजें तीन चीजें हैं तो रिलेटिव तो आने वाला है, रिलेटिव आएगा, मैं दे रहा हूँ। आपको टाइम बताना है, कितना टाइम लगेगा इनको मिलने में। तो एक बार खुद से ट्राई करिए, नहीं होता है वो प्रॉब्लम नहीं होगा, अच्छे क्वेश्चन है, आप सीखिए अभी, ठीक है। अगर हो जाता तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं हो रहा है तो मैं तो उसको सॉल्व करके बता ही रहा हूँ, ठीक है। आइए, प्रॉब्लम क्या है, अगर मुझे टाइम बताना है कि कब मिलेगी, मुझे एक बात बताइए, जिस समय P1 P2 से मिल रहा है उसी समय P1 P3 से भी मिल रहा है, मतलब सारे एक ही टाइम पे मिल रहे हैं ना, तो मैं किन्हीं दो को पकड़ लूं, मैं किन्हीं भी दो को पकड़ लूं, P2 P3 को लेट से मैं पकड़ लेता हूँ, ठीक है। लेट से मैं P2 और P3 को पकड़ लेता हूँ, मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ और यहाँ पे सॉल्यूशन लिखता हूँ। अगर मैं P2 और P3 को पकड़ लूं तो मुझे क्या मिलेगा बताइए, क्योंकि जब P2 P3 मिल जाएंगे उसी टाइम पे P1 भी मिलेगा, और वो उसी समय पे मिलेगा। P1 P2 P3 देखिए तीनों ही घूम रहे हैं और एक ही टाइम पे जाकर सेंटर में मिल रहे हैं, तो किन्हीं भी दो के बीच का अगर मैं वो डिस्टेंस निकालो, जब दोनों का डिस्टेंस कम हो जाएगी तभी तो दोनों मिलेंगे। तो वहां पे जहां पे दोनों का डिस्टेंस कम हो रहा है मैं वो डिस्टेंस निकाल लूं, जहां पे जीरो होगा डिस्टेंस, जब डिस्टेंस जीरो हो जाएगा दोनों का रिलेटिव में, वहां पे दोनों मिल जाएंगे, वहीं पे तीनों मिले होंगे, वही वो टाइम होगा जहां पे मुझसे पूछा गया है। तो P2 और P3, चलिए मैं आपको ये दे देता हूँ, अब इसको खुद से ट्राई करिए एक बार। ये क्या है, अ, आप रिलेटिव डिस्टेंस कम करिए, रिलेटिव लगाइए, सिंपल रिलेटिव मोशन लगाइए, रिलेटिव मोशन का कुछ करिए, एंड किसी भी दो को पकड़ लीजिए, रिलेटिव मोशन बिटवीन एनी ऑफ टू, रिलेटिव मोशन बिटवीन एनी ऑफ टू पर्सन्स, किसी भी दो पर्सन के बीच रिलेटिव मोशन लगाए, क्योंकि किसी भी दो पर्सन के रिलेटिव मोशन लगाएंगे, अगर आपको टाइम मिल गया तो उसी टाइम पे तीसरा पर्सन भी मिल गया होगा। मुझे तीनों के लिए अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं है, मैं किसी भी दो के लिए निकाल सकता हूँ। P1 का मुझे बताइए, P1 का केस कैसा है? P1 का जो केस है और वो इस तरफ है कि P1 इधर चल रहा है U से, और P3 इधर चल रहा है, एक सेकेंड, P3 इधर चल रहा है, ठीक है, P3 इधर चल रहा है U से, इसके बीच एंगल है 60 डिग्री। अब मुझे एक बात बताइए, क्या आपको सिंपल जो मैंने कोलिजन वाले क्वेश्चन आपको करवाए थे इसके पहले, क्या उसके जैसा आपको नहीं दिख रहा कि एक कोलिजन है, कि आप बोलेंगे कि हाँ इसमें उसमें अंतर है, क्या अंतर है, कि वहां पे जो P1 है ऑलवेज हॉरिजॉन्टल चलता और P2 वाला ऑलवेज ऐसे ही चलता, तो एक अलग बात थी। बट यहाँ पे P1 P2 का डायरेक्शन हर बार चेंज हो रहा है, P3 का डायरेक्शन हर एक बार चेंज हो रहा है, लेकिन एक चीज तो कॉमन है कि अगर इनको मिलना है तो इनके बीच पहले डिस्टेंस क्या है, पहले डिस्टेंस ए है। अगर इनको मिलना है जिस समय मिले होंगे, जैसे सेंटर पे आके मिले होंगे, इनके बीच डिस्टेंस, रिलेटिव डिस्टेंस कितना रहा होगा, क्या ए की वैल्यू जीरो हो गई होगी? जब ये मिले होंगे यहाँ पे जाकर के, जब ये यहाँ पे जाकर के ऐसे मिले होंगे, जब यहाँ पे जाकर के ऐसे मिले होंगे, तो इनके बीच जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है
क्या वो जीरो हो गई होगी तभी तो मिले होंगे, नहीं तो कैसे मिले होंगे? मिले तो तभी होंगे डिस्टेंस जीरो हुई होगी। उस डिस्टेंस को कम कौन कर रहा है? अगर आपको वो लेक्चर याद हो तो अगर आप इस फिगर को देखिए मेरा, इस यू को देखिए, अगर इस यू को देखें, देखिए आपको क्या दिखेगा इसमें। हम्म, हम्म, यहाँ पे जो यू है और यहाँ की यू के दो कंपोनेंट है, एक तो इधर आएगा यू का कॉस 60 यानी कि 1/2, और एक ऊपर आएगा यू का साइन 60 यानी कि √3/2। मुझे एक बात बताइए, ये जो यू साइन 60 है, क्या ये डिस्टेंस में कंट्रीब्यूशन दे रहा है? मैंने आपको बहुत पहले वेक्टर में बता रखा है, जो 90 डिग्री पे कंपोनेंट उसका तो 90 डिग्री पे कोई कंपोनेंट आया ही नहीं ना। जब इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये इस डिस्टेंस में कोई इसका कंपोनेंट नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है इस डिस्टेंस को कम करने में। तो ये डिस्टेंस है ए, जिसको जीरो होने पे दोनों मिलेंगे, उसको कम कौन कौन कर रहा है? एक तो ए खुद कर रहा है, और एक तो ये वाला कंपोनेंट कर रहा है, और ये हर इंस्टेंट पे ही होगा, क्योंकि अगले इंस्टेंट पे जब ये कुछ ऐसे हो जाएंगे, जब ये कुछ इस इंस्टेंट पे ऐसे हो जाएंगे, तभी भी यही हो रहा होगा। इसका वेलोसिटी जो यू है, जो इसकी वेलोसिटी यू है, वो इसके डिस्टेंस को कम कर रही है, और ये वाला तो उसको देख रहा होगा, ये वाला तो उसको देख रहा होगा किसी एंगल पे। इसका जो 60 डिग्री, क्योंकि हर जगह इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनेगा ना, तो इसका जो एक कंपोनेंट यू cos 60, वो वाला इस डिस्टेंस को कम करेगा, यू sin 60 क्या करेगा? इसको रोटेट करने में मदद करेगा। मैंने बोला तीनों ही रोटेट कर रहे हैं, तो रोटेट करने के लिए कुछ तो कंपोनेंट होगा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या करवाता है? रोटेशन करवाता है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट को रोटेट करने में, इस डायरेक्शन को रोटेट करने में हेल्प कर रहा है। बट जो ये वाले कंपोनेंट है, जो एक्सियल डिस्टेंस के अलॉन्ग है, वो डिस्टेंस को कम करेंगे। अगर मैं नेट डिस्टेंस देखूं, किसी भी एक फ्रेम में बैठ जाऊं, लेट से मैं ए पे बैठ गया, अगर मैं ए फ्रेम पे बैठ जाऊं विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू ए, तो मुझे क्या दिखेगा? ए रेस्ट पे हो गया, ए का उल्टा वेक्टर करके इधर जोड़ दूंगा, तो इधर तो पहले u/2 था, प्लस एक u और जोड़ दूंगा, और इधर क्या है? u√3/2। अब आपको समझ आया कि ए के लिए, अगर आप ए पे बैठ के, अगर आप बी को देखें P2 पे बैठ के, P2 पे बैठेगा, P3 को देखा, वो पता क्या दिखेगा? आपको दिखेगा P3 सिंपल आपकी तरफ ऐसे घूमता हुआ आ रहा है, क्योंकि एक एक वेलोसिटी तो आपकी तरफ ले आ रहा है, और एक वेलोसिटी क्या कर रहा है? इसको घुमा रहा है, क्योंकि कोई भी एक चीज अगर उसको कांस्टेंट वेलोसिटी दे देंगे तो ऐसे घूमता रहेगा ना ऑलवेज, वो पास तो आएगा ही नहीं। तो पास आने के लिए ये वाला कंपोनेंट, ये ऐसे घूम भी रहा है, पास भी आ रहा है, घूम भी रहा है, पास भी आ रहा है, घूम भी आ रहा है, पास भी आ रहा है, ऐसे ऐसा कि मिला होगा। P2 के लिए P3 कुछ ऐसे किया होगा, घूम भी रहा है और पास भी आ रहा है, घूम भी रहा है और पास भी आ रहा है, घूम भी रहा है और पास भी आ रहा है, ऐसे आके मिल गया होगा। तो इसमें जो ये वाला कंपोनेंट है, जो ये वाला कंपोनेंट है, इसको घुमाने में काम कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसको घुमाया जा रहा है। बट जो ये वाला कंपोनेंट है, इसके डिस्टेंस को कम कर रहा है, जो ए है, और इसी को कम होते ही मिलेंगे, जब तक ये जीरो नहीं होगा तब तक ये नहीं मिलेंगे। इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूं कि स्पीड विच इज नथिंग बट टोटल स्पीड, यू एक्स, या फिर आप टोटल स्पीड बोल दीजिए ना, जो टोटल स्पीड है टू, ये टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी? ये वाली स्पीड ये हो जाएगी 3u/2, दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है? ए डिवाइड बाई टाइम। तो अगर मैं यहाँ से टाइम निकाल लूं, टाइम इज नथिंग बट 2a/3u, इतने टाइम बाद मिल जाएंगे। अगर मैं ए की आपको वैल्यू दे दूं, लेट से 60 मीटर, यू की वैल्यू दे दूं, लेट से 20 मीटर, आप टाइम भी बता सकते हैं। अभी मैंने क्या करा? जनरलाइज किया इनको, ए को मैंने एक पैरामीटर माना, यू को मैंने एक पैरामीटर माना, इसको चेंज करते रहिए, अलग अलग टाइम आता जाएगा। बट टाइम आपका नोन वैल्यूज में आया। नोन क्या? ए भी आपके लिए नोन है, यू भी आपके लिए नोन है। तो जो टाइम पूछा गया था वो आपका मिल गया। इसके बोलो जितने भी चीजें आपने पढ़ी है, सब कुछ चीजें लेक्चर से कनेक्टेड है, बस आपको इन लॉजिक्स को लगाना आना चाहिए। आखिर 16-17 लेक्चर लगे काइनेमेटिक्स में, तो कुछ तो बात होगी ना इन लेक्चर्स में, तभी तो इतने टाइम लगे। नहीं तो टॉक टाइम क्या, कोई गाना तो गाया नहीं लेक्चर में, काम ही तो हुआ है ना 16-17 लेक्चर्स में। तो उनको अच्छे से आपको बस देखना चाहिए था। बाकी मैं नोट्स से शेयर कर दूंगा, सब आपके नोट्स टेलीग्राम पे, आप वहां पे जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर वो नोट्स से पूरा मिल जाएगा इस कोर्स के, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन है ये सब। कितना टाइम हुआ? टाइम तो हो गया काफी, 1 आवर हो गया। एक क्वेश्चन अगर और आप करने के इंटरेस्टेड है कि रीडो का और क्वेश्चन ले सकते हैं। हम्म, ठीक है। इसमें क्या क्या निकाला? कब मिलेंगे ये बता दिया, कहाँ मिलेंगे ये बता दिया। अच्छा, ग्राउंड फ्रेम में देखिए मोशन कैसा है, ग्राउंड फ्रेम में ऐसा मोशन है, बट P2 के फ्रेम में कैसा मोशन है? अजीब सा टॉरॉइड जैसा मोशन आ रहा है ना, साइक्लोइड जैसा मोशन आ रहा है। बिल्कुल साइक्लोइड जैसा बनता है, ऐसे 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 ऐसे, वैसा मोशन है। बट ठीक है, उतना अच्छा मैंने बना नहीं पाया, बट ठीक है, आपको आई थिंक समझ आया होगा P2 P3 के बीच कैसा मोशन है। ये ओवरऑल पूरा का पूरा क्वेश्चन था। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर ही लेते हैं, I think अभी
1 आवर ही हुआ है। या फिर बाद में करें, कर लेते हैं एक क्वेश्चन ना, ठीक है। ये भी किरणों का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देख लीजिए। ठीक है, 2 एक्सिस है और यहाँ पे लेट से एक डॉग है, यहाँ पे एक कैट है, ठीक है। तो यहाँ पे लेट से एक कैट है और यहाँ पे एक डॉग है। तो मुझे बताइए, अच्छा जो मैं यहाँ पे बता रहा था ना, ये बताने वाली चीज नहीं थी। मैंने बोला P1 ऑलवेज रन्स अलोंग P2, P3, P2 अलोंग P3 अलोंग P1। ये एक्चुअली एक नेचुरल चीज भी है। अगर मैं यहाँ पे डॉग और कैट रख दूं, जैसे यहाँ पे देखिए मैं डॉग और इरोडो में ले रखा था, डॉग और कैट ले रखा था, तो ये इनडायरेक्टली नहीं बोला है, या फिर बोल भी सकता था रन्स अलोंग। अब से बात है, डॉग किसी कैट को देखेगा, जिस समय कैट यहां होगी, क्या डॉग यहां पे दौड़ेगा? डॉग इतना पागल नहीं है, वो इतना माइंड वाला है, वो हमेशा कैट की तरफ चलेगा। तो ये भी वही कंडीशन है कि कैट कहीं पे भी जाए, डॉग हमेशा उसकी तरफ चलेगा। तो कैट पे कंडीशन लगा देंगे, डॉग के पास कंडीशन ऑटोमेटिक आ जाएगी, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब, इनिशियल कंडीशन तो ये है। इनिशियल कंडीशन क्या है? कैट ऑलवेज, कैट रन्स ओनली अलोंग द एक्सिस विद कांस्टेंट वेलोसिटी। इट्स a cat runs only at a positive x-axis with a constant velocity let's say u, ठीक है। मैंने u इसकी वेलोसिटी दे दी, और क्या बोल रहा हूं लिख देता हूं, डॉग ऑलवेज रन्स अलोंग, डॉग ऑलवेज ट्राई कैच कैट कैच द कैट इट्स मोशन ऑलवेज ऑब्वियस बात है, अगर उसको कैच करना है तो जब कैट यहाँ होगी, डॉग यहाँ थोड़ी जाएगा, डॉग कैट की तरफ जाएगा जिस इंस्टेंट पे। तो वही बात यहाँ पे भी लग गई, टूवर्ड्स कैट, ठीक है। अब क्या होगा, आइए इस पे भी एनालाइज करते हैं इसको भी। तो इस फिगर को मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ। सॉरी, क्या कर दिया मैं, कॉपी देन करते हैं, ठीक है। ओके, बताइए अगले इंस्टेंट पे क्या हुआ। कैट के पास अलाउ है मोशन यू, इसके पास मोशन यू, इसके पास मोशन वी है। एक सेकेंड, मैं यहाँ पे बाकी रखा यू भी, ये यू है और ये वी है, ठीक है। तो जब ये ऑल अगले 1 माइक्रो सेकंड में कैट यहां होगी, अगले 1 माइक्रो सेकंड में कैट यहां होगी, डॉग कहां होगा? क्या डॉग अभी इस एक्सिस पे चलेगा? नहीं, डॉग अभी, अच्छा क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं दिया ना। हाँ ठीक है, क्वेश्चन क्या लिख लीजिए, फाइंड टाइम, फाइंड टाइम व्हेन दे मीट, लिख देता हूँ, मिलेंगे अच्छे से, मुलाकात करेंगे, मीटिंग करेंगे दोनों मिल मिला के, इन द मीट, ठीक है, मीट। तो अभी क्या होगा, यू और बी अगले इंस्टेंट पे क्या, अब डॉग इस एक्सिस पे चलेगा? नहीं, डॉग इतना पागल नहीं है, डॉग अपनी एक्सिस चेंज कर लेगा, अपनी मुंडी टिल्ट करेगा, हेड को टिल्ट करेगा। और अब लाइन ज्वाइन, क्योंकि अभी ये डॉग यहां आ चुका था, अभी लाइन ज्वाइनिंग ये वाली, अभी इस लाइन के अकॉर्डिंग घूमेगा और डॉग यहाँ आ जाएगा। फिर कैट अगले इंस्टेंट पे यहाँ चली जाएगी, डॉग अपनी फिर से एक्सिस चेंज करेगा यहाँ से, और डॉग यहाँ आ जाएगा। देन फिर से कैट यहाँ आ जाएगी, फिर डॉग अपनी एक्सिस चेंज करेगा, डॉग यहाँ आ जाएगा। फिर कैट यहाँ आ जाएगी, डॉग फिर अपनी एक्सिस चेंज करेगा, डॉग यहाँ आ जाएगा। देन कैट यहाँ, डॉग यहाँ, कैट यहाँ, डॉग यहाँ, कैट यहाँ, ठीक है। तो अभी टैब स्विच ऑफ हो चुका है, तो ड्यू टू लो बैटरी, तो अभी जो कुछ भी है बचे हुए क्वेश्चंस नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है। अभी कुछ कर नहीं सकते।
जितने क्वेश्चन किए उसको प्रैक्टिस करिए। हिंट मैं दे देता हूँ। हम्म, ठीक है, हिंट मैं दे देता हूँ कि हो क्या रहा है। जैसे इसके पहले क्वेश्चन में अलॉन्ग द मोशन था, अभी भी एक दूसरे का मोशन तो अलॉन्ग नहीं, बस डॉग का मोशन ऑलवेज कैट की तरफ है। जो डॉग की डिस्टेंस को कम करने वाला जो वेलोसिटी है उसको पकड़िए, कंपोनेंट लीजिए, देन उसकी डिस्टेंस देखिए किससे कम हो रही है, उससे डिवाइड करिए, टाइम आ जाएगा। बट थोड़ा सा अच्छा है ये, उस कंपोनेंट को पाना ही दिमाग वाली बात है, उस कंपोनेंट को कैच करना ही है अपने में एक लॉजिकल थिंकिंग है, तो उसको करने की कोशिश करिए। मैंने आई थिंक बात तो बना ही दिया था कि एक स्ट्रेट जा रहा था और एक ऐसे घूम के कर ले जा रहा था। वो अच्छा मैं क्वेश्चन लिखा, वो तो कैसे सोचते कि कैट ऐसे जा रही होगी, डॉग बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा होगा। अरे भाई स्ट्रेट कैसे जा सकता है, ऑलवेज एक डायरेक्शन थोड़ी जा रहा है, उसका मोशन हर टाइम पे चेंज होगा, उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन हर टाइम पे चेंज होगा, क्योंकि कैट जब चल रही है पॉइंट चेंज हो रहा है, पॉइंट ऑफ एक्सिस चेंज हो रही है, तो उसके डायरेक्शन की मोशन की एक्सिस भी तो हर पॉइंट पे चेंज होगी। तो कुछ ऐसे जाएगा, कर्व के हिसाब से जाएगा मीट करने। इसलिए किसी एक रैंडम पॉइंट पे उन्हें पकड़ लिए, जनरलाइज पॉइंट पे पकड़िए, वहां पे इनके मोशंस को एनालाइज करिए, वेलोसिटी एनालाइज करिए, वेलोसिटी की कंपोनेंट देखिए किस टाइम पे मीट कर रहा है, बस वहां पे मतलब अगर ढंग से लॉजिकली सोचे तो दो लाइन का क्वेश्चन है, तो लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए। तो अभी तो बोर्ड चल नहीं रहा, मैं बता नहीं सकता। तो आप लोग इसको ट्राई करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो इसको सॉल्व करते हैं। मे भी इसको कल मैं छोटा पार्ट लेके आई थिंक, अगर पॉसिबल हो तो मैं इसको मर्ज कर दूंगा इसी वीडियो में। तो करते हैं उस वीडियो में, ठीक है। तब पढ़ते रहिए, अभी के लिए इतना ही है। बेस्ट ऑफ लक। राधे राधे।